हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हमारी बायोलॉजी की जो प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स को लेके क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए भाई, आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे सीबीएसई के, एचबीएसई के या किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम, उसमें बायोलॉजी में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस सीरीज में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको कुछ टर्म्स दिए हैं। ठीक है, जो स्पेशली भाई खास बात है इनकी एस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है। ओके, और ये टर्म्स आपसे एक एक मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए भी इनका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया व्हाट इज साल्टेशन, ऐसे पूछेंगे। डिफाइन साल्टेशन, साल्टेशन को डिफाइन कीजिए। तो क्या होता है साल्टेशन, आप डिफाइन करेंगे। सिंपल सी बात, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक ही स्टेप में SINGL सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज साल्टेशन। क्या सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या कहलाती है भाई, साल्टेशन कहलाती है। दिस इज नोन एज साल्टेशन। और अब ये जो साल्टेशन टर्म है ये आपकी ह्यूगो डी वेरिज ने दी थी, जिन्होंने इवनिंग प्रिमरोज ओएनिथोरा लेमार्किना नामक प्लांट पे स्टडी की, और वो भी म्यूटेशन की। और हमें पता है म्यूटेशन क्या होती है, जब जीन्स में कोई अचानक डिफेक्ट आ जाए। म्यूटेशन एक तो रैंडम होती है और बाई चांस होती है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में लार्ज म्यूटेशंस का होना क्या कहलाता है, साल्टेशन। इस टर्म द्वारा ह्यूगो डी वेरिज आपको यह बताना चाहते थे कि जो इवोल्यूशन की जो रेट है वो बहुत फास्ट हो सकती है। ठीक है, और साथ में ये भी कि डायरेक्शन लेस होती है, म्यूटेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, पहली बात म्यूटेशन क्या होती है, रैंडम होती है, और क्या होती है, बाय चांस होती है, और डायरेक्शन लेस होती है। ठीक है, तो ये था भाई ह्यूगो डी वेरिज का आइडिया अबाउट क्या म्यूटेशन, और उन्होंने एक टर्म दे दी क्या, साल्टेशन, जो आपसे बार बार पूछ लेते हैं, तो ये लिखना है। ठीक है, और मान लो भाई 2 नंबर में पूछ ले, थोड़ा और लाइन बढ़ा देंगे आप कि म्यूटेशन बाय चांस चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिज म्यूटेशन आर रैंडम, बाय चांस कह सकते हैं, और क्या भाई, डायरेक्शन लेस होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या होती है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, इंट्रोन्स के रिमूवल की प्रोसेस एंड सीक्वेंसली, एक सीक्वेंस के हिसाब से एडिशन ऑफ एक्सोन्स, यानी एक्सोन्स का एडिशन होना और इंट्रोन्स का रिमूव करना, इसकी जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। अब ये मार्केट में कहां आता है, ध्यान दीजिए। यूकारियोट्स में जब डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, एक प्रोसेस हो रही है, कौन सी भाई, ट्रांसक्रिप्शन। यूकारियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और डीएनए से आपका क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इससे क्या बनता है भाई, आरएनए बनता है। ठीक है, अब एक्चुअल में डीएनए से आरएनए नहीं, एचएनआरएनए बनना, पहले एचएनआरएनए बनता है यूकारियोट्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअल में जो आरएनए फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करेगा, ये डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन से आगे फंक्शन करेंगे रिसेप्टर की फॉर्म में या एंजाइम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसके बाद हमें क्या चाहिए आगे ट्रांसलेशन के लिए, एमआरएनए चाहिए, और ये तो एचएनआरएनए क्या होता है भाई, एचएनआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए से फर्दर जब एमआरएनए बने, मैसेंजर आरएनए, जो एज ए फंक्शन वर्क करेगा, एचएनआरएनए इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है जो ट्रांसलेशन टेक पार्ट करेगी। ठीक है, जो आगे प्रोटीन बनाएगी वो फॉर्म होती है एमआरएनए, नहीं बना रही वो है एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अब यूकारियोट्स में एचएनआरएनए से एमआरएनए जब बनता है तो इसमें 3 प्रोसेसेज होती हैं फर्दर, जिनमें से एक है स्प्लाइसिंग, एक होती है कैपिंग, और एक होती है टेलिंग, ताकि आप आरएनए की प्रोसेसिंग कर सके, एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग कर सके एमआरएनए में।
समझ में आया? 3 प्रोसेसेस होंगी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, ओके। अब स्प्लाइसिंग क्या होती है कि जो इस एचएनआरएनए से के अंदर 2 प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, एक तो इंट्रॉन्स और एक क्या भाई, एक्सॉन्स। अब जो इंट्रॉन्स बीच में सीक्वेंस है, इनको मान लीजिए ये इंट्रॉन्स है, मान लो रेड से मैंने लिख दिया, देखिएगा ये रेड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इंट्रॉन। बाकी वाले पार्ट क्या है, ये सीक्वेंस ही होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स आपके सीक्वेंस ही होते हैं एक प्रकार से। अब ये आपके इंट्रॉन है, तो इन इंट्रॉन्स को मैं रिमूव कर दूं, एक्चुअल में से सर्कल बनता है, पहले एक लूप बनता है, लूप के द्वारा ये अलग हो जाते हैं और इंट्रॉन्स क्या भाई, एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, समझिए क्या होता है, ये मान लीजिए रेड वाले क्या है, इंट्रॉन्स। क्या होगा जब स्प्लाइसिंग होगी तो आपका मान लीजिए mRNA बन गया, कैसे, बीच वाला जो पार्ट है यहां पे ऐसे एक लूप बन जाता है इंट्रॉन्स का, बाद में लूप रिमूव हो जाता है। इस तरीके से आपके जो इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन है, ये रिमूव हो जाते हैं और ये क्या है भाई, एक्सॉन। ये आपके डिफाइंड ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होते हैं भाई, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। अब यहां पे खास बात भी, इस इंट्रॉन्स और एक्सॉन का क्या चक्कर है, जो आपके इंट्रॉन्स होते हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ये फर्दर प्रोटीन नहीं बनाते हैं, और जो एक्सॉन्स होते हैं ये फर्दर प्रोटीन बनाते हैं। अब इनकी कहानी कहां से आई, एक्चुअल में जो इंट्रॉन होता है ये आपका ऐसा सीक्वेंस है जो हेट्रोक्रोमेटिन से बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूकैरियोट्स में ही होती है ऐसी अरेंजमेंट, और जो आपका एक्सॉन है वो आपके यूक्रोमेटिन से बनता है। ये वाली ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है, ये वाली नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन से बनते हैं फर्दर, ठीक है, क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन्स। यूक्रोमेटिन से जो पार्ट बनते हैं, आरएनए बनता है जो, वो कहलाता है क्या, एक्सॉन। ठीक है, तो इंट्रॉन्स को रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एडिंग ऑफ, आपस में सीक्वेंस के हिसाब से एडिशन होना एक्सॉन का कहलाता है क्या, स्प्लाइसिंग। पूछते हैं भैया आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये था आपका क्या, स्प्लाइसिंग। देन सिंगेमी क्या होती है, व्हाट इज सिंगेमी। देखिए, एक मेल गैमिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन का जो लास्ट स्टेप होता है उसमें मेल गैमिट का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमिट के न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है, यानी एडिशन ऑफ व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स न्यूक्लियाई इज नोन एज व्हाट, सिंगेमी। एंड द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ या मिक्सिंग ऑफ कह सकते हैं आप, मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई, फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाती है, सिंगेमी। और ये आपके फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप होती है, अगर हम फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में डिफरेंशिएशन करें तो। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई इज नोन एज व्हाट, सिंगेमी। ठीक है, वैसे हम फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आपका क्या, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन आपकी पूरी प्रोसेस होती है, इसमें सिंगेमी क्या होती है, लास्ट। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई इज नोन एज व्हाट, सिंगेमी। या द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई, यहां मिक्सिंग कहना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक हो गया सिंगेमी। और खास बात सुनिए भाई, जो ये आपकी तीनों टर्म्स हैं ये +2 के एनसीईआरटी में पहली वाली 135 नंबर पेज पे है, सेकंड जो आपकी स्प्लाइसिंग है 1111 पे है, और 34 पे है आपकी पेज नंबर पे है सिंगेमी, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते। पक्का पूछे जाएंगे इनमें से कोई ना कोई एक टर्म पक्की डरना आपके एग्जाम में। अगली भी, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास है स्पर्मेटिड्स, ठीक है, बात करेंगे क्या होती है अभी। स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना या स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, आप बोल सकते हैं स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ।
स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इन सॉरी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्म जनरेट होंगे, इससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, इज नोन एज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। अब सुनिए कहानी। एक्चुअली में देखिए, हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपसे प्लोइडियल पूछ लेते हैं भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है? 2n। स्पर्मेटोगोनिया में से दो प्रकार की स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, ए और बी, जिनमें से एक स्पर्मेटोसाइट किस में जाएगी भी? आपके मियोसिस में। वही क्या बनाएगी? स्पर्म्स। तो जो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस में जा रही है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जिसकी प्लोइडियल कितना होता है? 2। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका मियोसिस 1 होता है, ये बनाती है क्या भाई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हमें पता है स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है भी? एन। पर खास बात, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगी, ठीक है। फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है भी? ध्यान रखना, एन। पूछते हैं बहुत बार, एम्स में पूछा गया है, नीट में पूछा गया कि स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लोइडियल बताइए कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम। बट खास बात, इट्स क्रोमोसोम हैव 2 व्हाट? क्रोमेटिड्स, ये ध्यान। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है अभी? मियोसिस 2। तो आप अगेन स्पर्मेटिड्स बनेंगी, वो भी नंबर में कितनी भी, अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है नंबर में 1, तो इससे कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी? 2, और 2 से स्पर्मेटिड कितनी बन जाएंगी? फर्दर इट्स 2 है, 2 से कितनी बन जाएंगी? 4, और वो भी क्या होगी? प्लोइडियल कितना होगा? n। और खास बात क्या? सर्कुलर होंगी। स्पर्मेटिड्स क्या होती हैं भैया? सर्कुलर, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स जब कन्वर्ट हो जाए स्पर्म्स में, दिस इज नोन एज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस आपका भी एफएसएच करवाने में हेल्प करता है, ध्यान रखना, ठीक है, एंडोजन के साथ मिलके, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एलएच एंडोजन्स बनाने में हेल्प करेगा। फिर फर्दर जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस का काम है वो एफएसएच प्लस एंडोजन्स दोनों का इफेक्ट मान सकते हैं। जो आपका स्पर्म्स होते हैं ये होते हैं भी कैसे? इलोंगेटेड इन शेप, सर्कुलर नहीं होते, क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं शेप। बोलिए। तो स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म्स बना दे, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में होती है। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और ध्यान दीजिए भाई, आप जब अच्छे से कोई चैप्टर यूनिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये एक्चुअल में सीक्वेंस में पढ़ते हो आप, उसके बाद जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट को टच करना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी मियोसिस 1 के द्वारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनेंगी? 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है। यही पॉइंट अगर आपको आता है तब आपने अच्छे से पढ़ाई की, ये ध्यान रखना। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ, आई गारंटी कि बहुतों को ये पता नहीं चलता ये कैसे आया, ठीक है। तो इफ यू हैव, आपको ये अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ओके, आ जाइए। तो ये थी भी आपकी क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है तो जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना, एक्चुअल में जब ये स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है तो क्या आता है? ये आपकी सर्टोली सेल में घुसी होती है, ठीक है, यहां सर्टोली सेल में घुस जाती है, ठीक। तो ये जो स्पर्म्स हैं किसमें घुसे हैं भाई? सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स में स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट होती है? स्पर्म्स में, ठीक है। एम्बेब्ड होते हैं सर्टोली सेल्स में क्या? स्पर्म्स। अब इन स्पर्म्स का यहां से निकलकर सर्टोली सेल से निकल गए। अब सर्टोली सेल में पता भी किसके अंदर होती है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। यानी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से, यानी सर्टोली सेल से, ये सर्टोली सेल है आपकी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल, ज्यादा बड़ी दिखा दी है मैंने, छोटा करके खाते हैं। मान लीजिए आपका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपकी सर्टोली सेल जो कोलुमनार सेल शेप होती है, और मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो कि क्यूबोइडल होती है, ठीक है। तो सर्टोली सेल में धस गए, यहां से निकल गए। अब सर्टोली सेल से बाहर निकल गए, सर्टोली सेल से बाहर निकलने के बाद सीधा कहां चला जाएगा? स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर होएगा। तो सर्टोली सेल
से बाहर निकलना, या हम कह सकते हैं भी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल या ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से जब आपके स्पर्म्स बाहर निकल जाए, ठीक है, क्या कहलाएगी भाई ये प्रोसेस? स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगी? स्पर्मिएशन। एक टर्म होती है इजैकुलेशन, ध्यान रखना भाई, एक टर्म क्या होती है? इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाए, दैट इज इजैकुलेशन। ओके, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर निकलेगा, द प्रोसेस और रिमूव ऑफ स्पर्म कहां से? फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। द प्रोसेस और रिमूव ऑफ स्पर्म फ्रॉम, अभी जाके कहां स्टोर होता है? एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस से बाहर निकल गया तो बॉडी से बाहर आ जाएगा, वाया पेनिस, बाहर निकल गया स्पर्म। इस प्रोसेस को कहेंगे इजैकुलेशन। वहीं पे एक टर्म होती है इंसेमिनेशन। थोड़ा सा फर्क भी समझिएगा, इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है आपने स्पर्म तो इजैकुलेट किया पर बाहर खुले में नहीं। जब खुले में स्पर्म इजैकुलेट करते दैट इज इजैकुलेशन, और यही स्पर्म को आप वेजाइना में इजैकुलेट कर रहे, यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइना में पुट कर दे, डाल दे, तब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। यानी इंसेमिनेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इजैकुलेशन होता है नॉर्मली अगर आप अकेले ही निकाल दे तो भी, ठीक, वाया एनी प्रोसेस। ठीक है, तो ये थी भी तीन टर्म्स आपकी, स्पर्मिएशन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, इजैकुलेशन एपिडर्मिस से बाहर निकल जाएगा इजैकुलेशन के दौरान, यानी कि, और वो भी बाहर खुले में। इंसेमिनेशन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का रिलीज करवाना मेल द्वारा, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़े ये क्या स्टेप्स है, क्या पॉइंट्स आपके। तो ये था स्पर्मिएशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज व्हाट? स्पर्मिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम? यहाँ पे स्क्रोटम टर्म लिख रखी है मैंने, पर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे इसको लेके कि व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम का क्या रोल है? एक्चुअली में स्क्रोटम एक पाउच होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित होता है, जिसके अंदर आपके दो, मेल के अंदर होता है स्क्रोटम, और इसमें दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जनरली स्क्रोटम इज ए पाउच आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द ग्रोइंस, जो जांघें मिलती है। ठीक है, पेल्विस रीजन में, इन पेल्विस रीजन, किस रीजन में होता है भाई? पेल्विस रीजन में। ठीक है, अब ये जो दो आपके क्या है? टेस्टिस है, दो क्या है भाई? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म्स। ठीक, तो जो एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो 37 डिग्री से, जब टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो, यानी कि 35.5 से 36, सॉरी 34.5 से 35। ठीक है, इससे जो टेम्परेचर आपका क्या होगा? इतना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तब आपके स्पर्म्स अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्क्रोटम है ये टेस्टिस को संभाले रखता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। कैसे भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उचित रहता है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसलिए आपके टेस्टिस कहां? स्क्रोटम में होने बेटर है, ये अच्छे एडेप्टेशन है। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम? इट हेल्प्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे? हाउ? वाया मेकिंग टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है भाई आपके पास व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हाइट के हिसाब से ऐसे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। यही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप डिफरेंट स्पीसीज का जो अलग अलग लेवल ऑक्यूपाई करती है। दिस प्रोसेस
ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमें पता है घास की बात करें हम, ग्रास नीचे रहता है भाई, झाड़ियां, अब ग्रास को हम बोलते हैं हर्ब्स, नीचे लेवल पे होते हैं, बिल्कुल पांव के तले बोल सकते हैं। बुशेज होती हैं झाड़ियां, जिन्हें कहते हैं सर्ब्स, थोड़े से अपर लेवल पे होती है। ट्रीज और बड़े होते हैं। तो सबसे नीचे ग्रास यानी हर्ब्स, फिर आपकी सर्ब्स झाड़ियां, फिर आपके ट्रीज। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना प्लांट्स को ही मान लो, क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। हाइट के हिसाब से कह सकते हैं, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, ये डेफिनेशन है भाई, इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेटिफिकेशन। हाउ? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। ट्रीज हाईएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, सर्ब्स मिडल एंड लोअर पोजीशन ऑक्युपाइड बाय हर्ब्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये बात जो ध्यान रखना, ये जो आपके पेज नंबर लिख रखे हैं एनसीईआरटी 47, 47, 43, अगर आपको यहां से समझ में आ गया डेफिनेशन वहां से लिख लेना भाई। मैन बस दिमाग पे क्लिक करनी चाहिए, कभी भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, झटके से आंसर आएगा, पक्की पूछ जाएगी एक टर्म इनमें से, छोटी सा क्या था, दो भी पूछ ले, है कि नहीं? तो कर डालो क्वेश्चन। अगला भाई, तो स्ट्रेटिफिकेशन आपका है पेज नंबर 242 पे, और जो आपका स्क्रोटम है 43 पे, 47 पे है स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रो एंड स्टैंडिंग स्टेट? ध्यान दीजिएगा, बहुत मिलती जुलती टर्म है, पर ये बात बताओ मुझे, स्टेट का मतलब क्या लग रहा है कि किसी की अवस्था है ना? और अवस्था की बात करो ऐसे आ रही फीलिंग जैसे कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग जैसे फीलिंग आ रही है, यही कहानी है बस। क्रॉप, फसल देख के फीलिंग आ रही है लिविंग जैसे, मतलब सुन के फीलिंग आ रही है, समझ सकते हो। क्रॉप को देख, क्रॉप टर्म से, क्रॉप टर्म लग रहा है कि लिविंग मटेरियल, स्टेट से पता चल रहा है नॉन लिविंग मटेरियल। तो एक्चुअल में क्या कहानी है देखिए, स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है एक पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, अर्थ की सरफेस या जो क्रस्ट है, मिट्टी, सोइल बोल सकते हैं, इन द सोइल एट ए पार्टिकुलर टाइम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। द अमाउंट ऑफ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स इन द सोइल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट? स्टैंडिंग स्टेट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन की कितनी अमाउंट है, नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट है, सल्फर की कितनी है, पोटासियम की कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, पोटासियम कितनी है, फास्फोरस की कितनी है। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट? स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट आपको सोइल कितनी फर्टाइल है ये बताती है। बोला है कि नहीं? जी सर, आ जाइए आगे। नेक्स्ट है भाई स्टैंडिंग क्रो, आ जाओ इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, आपने फूड चेन, फूड वेब पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाते हैं भाई। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को आपके कौन? हर्बीवोरस खाएंगे, शाकाहारी। हर्बीवोरस को खाते हैं कौन? मांसाहारी, कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस को सेकेंडरी कार्निवोरस या हायर कार्निवोरस खाते रहते हैं। तो ऐसे क्या भाई, प्रोड्यूसर फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आते हैं, कंज्यूमर हर्बीवोरस सेकेंड टॉपिक लेवल पे आते हैं भाई। अच्छा, प्राइमरी कार्निवोरस, कंज्यूमर में आप लेंगे हर्बीवोरस सेकेंड टॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर्स का फर्स्ट टॉपिक लेवल, प्राइमरी कार्निवोरस का सेकंड क्या थर्ड टॉपिक लेवल, सेकेंडरी कार्निवोरस का फोर्थ टॉपिक लेवल। तो हमने क्या ऐसे सीक्वेंस कि प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, उसको कौन खाएगा, उसको कौन खाएगा, ऐसे सीक्वेंस बना रखे जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, ग्रास, ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है? मैंने बोला खरगोश, ठीक है, रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है? लायन, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक लेवल पे कौन आ गया? लायन। सेकंड, सॉरी, थर्ड टॉपिक लाइन आ गया, सेकंड पे कौन आ गया? रैबिट, फर्स्ट पे कौन आ गया? ग्रास। अब व्हाट इज स्टैंडिंग क्रो? एट ए पार्टिकुलर टाइम each tropic level have a particular mass of biomass, have a particular biomass, ठीक है, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे इच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल का अपना अपना एक बायोमास होता है, कितना मास कंटेंट है उसके अंदर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। यानी प्राइमरी ट्रॉपिक आप ये समझ सकते हैं, ग्रास, जितना सारा ग्रास है, पूरे ग्रास का मास देख लो कितना है,
बायोमास लिविंग है इसलिए बोल दिया बायोमास, ऐसे टर्म इस्तेमाल कर ली बायोमास। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, आप कह सकते हैं बायोमास प्रेजेंट इन इट्स ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग ग्रुप। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट ऑन इट्स ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग ग्रुप। क्या कहलाती है? स्टैंडिंग ग्रुप कहलाती है। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पे कोई ना कोई बायोमास होगा लिविंग मटेरियल के अंदर। तो ये आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक प्रकार लिविंग मटेरियल का बायोमास होता है। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट नॉन लिविंग मटेरियल न्यूट्रिएंट्स का होता है। ठीक है भाई, अब स्टैंडिंग क्रॉप को पूछ लेते हैं कैसे मापेंगे आप, तो इन टर्म ऑफ बायोमास और भी नंबर पर यूनिट एरिया, नंबर के हिसाब से माप सकते हो आप स्टैंडिंग क्रॉप को, और बायोमास कितना किलोग्राम है, समझ गए, इस वे से ही माप सकते हो। तो अमाउंट ऑफ बायोमास इन ए पार्टिकुलर एरिया कह सकते हो जो इस टॉपिक लेवल पे वो, या नंबर्स इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ इस टॉपिक लेवल। इस तरीके से आप बायोमास को यानी स्टैंडिंग ग्रुप को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने वजन आ गया टोटल, आस पड़ोस आपने मापा, सबको तोल के देखा, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे जितने भी ग्रास हैं, जितने भी क्या है आपके प्रोड्यूसर्स हैं, सबका वजन कर लिया, आपका आ गया भाई 500 किलोग्राम आ गया, तो दैट इज द स्टैंडिंग ग्रुप ऑफ फर्स्ट टॉपिक लेवल। फिर आपने हर्बीवोरस को माप लिया, सारे खरगोश हैं, जितने भी आप ग्रास होपर्स हैं, सबका मास माप लिया सेकेंड टॉपिक लेवल का, तो उनका मास आ गया मान लीजिए आप 400 किलोग्राम। तो क्या होगा, यही क्या है आपकी स्टैंडिंग ग्रुप। तो ये टर्म्स आपसे भी जनरली आपके बायोलॉजी के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और भाई ये जो आपकी स्टैंडिंग ग्रुप है वो 247 पे है, 253 पे आपकी क्या स्टैंडिंग स्टेट, यानी जो एनसीईआरटी की पेज नंबर बता रहे हैं। ठीक है, और ये थी भी आपकी डेफिनेशन जो आपसे जनरली आपके बायोलॉजी के एग्जाम में पूछी ही जाएंगी हर बोर्ड एग्जाम के अंदर एक एक नंबर में। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट अगर बायोलॉजी क्वेश्चंस को लेके आपको आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।